हेलो एवरीवन। 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में हम लोगों ने 2 चैप्टर की जानकारी ले ली है, 2 पार्ट्स की जानकारी ले ली है। एक कूलाम्स लॉ से रिलेटेड और एक गॉस थ्योरम से रिलेटेड। आज जो है हम लोग इसी में तीसरे यूनिट का यानी कि तीसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह जो तीसरा पार्ट है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। शब्द सुन के आपके दिमाग में आया होगा, अरे ये तो हम जानते एकदम जानते, 10th में था और बहुत आसान सिलेबस में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में था वही टॉपिक यहाँ पर भी मिलेंगे। थोड़ा सा रिलेशन होगा, थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि आपको यहाँ पर जो नए टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं इसके बारे में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल शब्द से एकमात्र चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वोल्टेज। गाना भी सुने होंगे 440 वोल्ट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहला शब्द जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वोल्टेज। घर पे बार बार इस बात की चर्चा होती होगी कि लग रहा है वोल्टेज हुआ कम में आवता, वोल्टेज ज्यादा आ रहा है, इतना वोल्टेज बिजली आ गया। वोल्टेज शब्द आपके लाइफ में लगातार कहीं ना कहीं यूज हो रहा। अब वोल्टेज का मतलब अब आपको नहीं पता है। फिजिक्स के विद्यार्थी हैं आप, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई पूछ दिया वोल्टेज क्या होता है, बैठे हैं, अरे उसको बताइए कॉन्सेप्ट होता क्या है। हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करते हैं और अगर हम वोल्टेज को समझते हैं तो साइंटिफिकली डिफिनेशन वोल्टेज की यह है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q naught from infinite to any point in electric field। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट को हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करते हैं वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। जैसे आपके घर में क्या होता होगा कि आपके घर से हम आपको यहां तक लेकर के आ रहे हैं, तो आपको यहां तक लाने में जो वर्क डन किया वो हमारा पोटेंशियल है। अब सब अलग अलग वजन के हो, किसी को लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किसी को कम काम करना पड़ेगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा वजन हटा दो, हम यूनिट की बात कर लेते, एक को ले आएंगे, एक को। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हम करते हैं उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से, बहुत दूर से, इनफाइनाइट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। हमने कहा ना हर व्यक्ति के लिए इनफाइनाइट अलग अलग होता है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर नहीं होता, इनफाइनाइट का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अगर आप मैथमेटिकल समझे तो। जो इस फील्ड में नहीं है, जो इसके बाहर है, वही हमारे लिए इनफाइनाइट पोजीशन है।
और इन्फिनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, तो उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यह इसका अगर यूनिट की बात करें तो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम, जूल पर कूलाम या वोल्ट इसका यूनिट होता है बाबू। बात क्लियर है? जूल पर कूलाम या वोल्ट इसका यूनिट होता है। तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कुछ बच्चे आएंगे कहेंगे सर फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता था, आप बता रहे, थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं ना। बच्चे कहेंगे आपसे कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल क्या है। अरे भाई इंटेंसिटी इस पॉइंट पर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये उस पॉइंट तक चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन है भैया, और इंटेंसिटी उस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स है। अंतर समझिए, इस पॉइंट पर जब चार्जवा लेके आ जाएंगे तो इस पॉइंट पर कुछ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और वह फोर्स क्या है, इंटेंसिटी। अंतर है दोनों में। और वर्क डन क्या है, वह वर्क डन है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपके घर लाइट आ रही है तो उस लाइट को पावर हाउस से आपके घर तक लाने में हम कुछ काम करा रहे हैं, और उस काम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट होता है जूल पर कूलम, ये स्केलर क्वांटिटी। कई बार बच्चों से कहा जाता है डिफाइन 1 वोल्ट को डिफाइन करो। कुछ नहीं करना, अगर 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल का आप वर्क डन कर रहे हो तो उसी को 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 जूल का वर्क डन, द टोटल वर्क डन टू मूव 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 जूल, then it is called 1 volt। क्लियर है? तो 1 कूलाम चार्ज को आप कहीं से लेकर के आ रहे हो तो आपको लाने में, 1 कूलाम चार्ज को अगर लाने में किया गया वर्क डन आपका 1 जूल है, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला V = W/Q0। ठीक, स्केलर क्राइटेरिया को डिफाइन करता है। अब बात आता है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमने कहा वो भी जान लो। पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या करो, जान लो। क्लियर है? ये क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमने कहा कुछ नहीं, हम चार्ज इनफिनाइट से ला रहे थे, अगर उसी चार्ज को इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम घुमाएं, खाली बस, कुछ नहीं। अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लगातार क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसको मूव कराने में जो वर्क डन होता है वह क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट के बीच का। यानी कि VAB इक्वल टू आपने इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क डन यानी डेल्टा W/Q0, और इसका भी यूनिट वोल्ट है, ये भी स्केलर क्वांटिटी भैया। और याद रखिएगा अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हैं तो चार्ज को मूव कराने में जो आपने वर्क डन किया है वह आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तब जब दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है।
इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में जो वर्क डन करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फील्ड के अंदर ही, इसी क्लास के अंदर ही एक बच्चे को पीछे से उठा के आगे लेकर के आए तो उसको लेकर के आने में जो वर्क डन होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा और वह स्केलर क्वांटिटी होगा, यूनिट वोल्ट ही होगा। बात क्लियर है? आपको पता होना चाहिए करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चलता है, यानी कि VAB का जो वैल्यू होगा वो VA माइनस VB के बराबर होगा, क्योंकि करंट का अपोजिट डायरेक्शन ही तो चार्ज का डायरेक्शन होता है। बात क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, अगर दो टॉपिक यहां पर हमने क्लियर किए, एक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी आपसे पूछे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो आप बताइए इनफाइनाइट से चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, कौन से चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कोई टीचर पूछे सर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों, तो आप बताओ 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम लाने में अलग अलग वर्क डन होगा, इसलिए हम 1 कूलम लेके आते हैं। 1 कूलम लाने में जितना वर्क डन होगा उसी के हिसाब से हम हर चीज का वर्क डन वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट जूल पर कूलम है, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VAB डेल्टा W बाई क्यू नॉट, डेल्टा W बाई क्यू नॉट। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो हमने वर्क डन किया वह क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? दोनों बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही है बात? ठीक, आगे बढ़ा जा। जिनको फोटो खींचना हो खींच सकते हैं, लिखना हो लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा और इसका अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के किसी भी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, यही आज का हमारा टॉपिक है। अब दिक्कत तो ये है कि सर पोटेंशियल तो हमको जानकारी में है कि जब हम लोग इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लेकर के आते हैं तो उस चार्ज को लाने में जो हमारा वर्क डन होता है उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, जब हम लोग इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हैं। अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है सर कि इनफाइनाइट तक तो हम पहुंच नहीं सकते। क्यों? बात सही है ना? इनफाइनाइट आर दैट पोजीशन इन विच वी नेवर रीच। क्लियर है बात? तो इनफाइनाइट से चार्ज लाने का मतलब ही बहुत कठिन काम हो गया। तो हम लोग करते क्या है इसको डेरिवेशन करने के लिए? सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इसकी। कंसीडर अ चार्ज Q। ठीक है, हम लोग एक Q चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा Q चार्ज। ठीक, और इस Q चार्ज के एंड टेक अ पॉइंट P एट R डिस्टेंस अवे। और इस Q चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जो कि कितनी दूरी पर होता है? R दूरी पर होता है, R डिस्टेंस अवे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने क्या किया है, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो, समझ लो। हम लोगों ने एक चार्ज ले लिया है और चार्ज से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया है। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R। और इस पॉइंट P पर जो है, इस पॉइंट P पर हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमको इनफाइनाइट से चार्ज को लेकर के आना है, लेकिन
इन्फिनाइट तक तो हम पहुंच नहीं सकते। अब इस पॉइंट पी पे हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनाइट दिख रहा है, ठीक, इन्फिनाइट से चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को। हम सोच रहे हैं इन्फिनाइट से आ जा, लेकिन इन्फिनाइट से तो आ नहीं पाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो बुक्स वगैरह में थोड़ा सा इसका डायग्राम बहुत सीधा सीधा बना दिया है। कैसे बनाया वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या किया है कि सबसे पहले उसने क्यू चार्ज ले लिया और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी ले लिया। मैं सीधी ले रहा हूं तो आप ये नहीं कि आप यहीं लीजिए, आप यहां भी, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, एनी पॉइंट की बात हो रही है ना। और इस पॉइंट पी पर हम इन्फिनाइट से क्यू नॉट चार्ज को लाना चाहते हैं, क्योंकि जब क्यू नॉट चार्ज लेकर के आएंगे तो उसमें किया गया वर्क डन ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन बार बार वही कॉन्सेप्ट कि सर इन्फिनाइट तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो वहां से चार्ज अगर हम लेकर के आ रहे हैं तो कैसे लाएंगे। तो हमने कहा देखो भाई, ये भले इन्फिनाइट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम यहीं पर दो पॉइंट ले लेंगे ए और बी, और चार्ज को ए से बी में लेकर के आएंगे छोटे से दूरी के लिए, और फिर उसी को उस छोटे से दूरी के अप्रॉक्स में लेकर के आएंगे और फिर उसी का इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर से सुनो, कॉन्सेप्ट को सुन लो। हमने कहा मेरे पास एक चार्ज है, चार्ज से कुछ दूरी पर पॉइंट पी है, यहां पर मुझको इन्फिनाइट से चार्ज लेकर के आना है। अब इन्फिनाइट से तो हम ला नहीं सकते, तो हम करेंगे क्या, हम बी से ए की तरफ खाली लेकर के चले आएंगे, और जो बी से ए में जब चार्ज लाएंगे तो जो उसको लाने में किया गया वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। यानी कि हम एक छोटे से की वैल्यू निकाल लेंगे और उसी में मल्टीप्लाई करके ओवरऑल वैल्यू निकाल। बात क्लियर है? यानी कि हेंस वी put Q naught charge at infinite, but infinite distance never be exist, so we move our charge B to A। हमने कहा इन्फिनाइट से हम चार्ज नहीं ला सकते, लेकिन B से A तो ला सकते हैं ना, तो हम B से A की तरफ चार्ज लेकर के आएंगे, और B पॉइंट कितनी दूरी पर मान लेंगे, X दूरी पर। कोई दिक्कत है? कुछ किताबों में उल्टा भी होगा, A से B कर लिया होगा, वो यहां से इन्फिनाइट लेकर के जाएंगे, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है नहीं, तो डायरेक्शन का यहां कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा नहीं। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन चलेंगे, इन्फिनाइट से चार्ज को लेकर के आएंगे। बात क्लियर है? तो हमने क्या किया, हम B से A की तरफ चार्ज को लेकर के आए, एक छोटी सी दूरी जिसको हमने क्या माना, dx। क्या माना, dx। ठीक है? पॉइंट बी प्रेजेंट at x distance, and we move dx distance to point A। हमने कहा कि हम B से A की तरफ चार्ज लेकर के आएंगे, B पे अपना चार्ज ले लेंगे, B से A का निकाल लेंगे छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के। क्या यहाँ तक बात पूरी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? बात समझ में आ रही है?
फिर से सुन लीजिए, हमारा टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने कहा मेरे पास एक चार्ज है Q, इस चार्ज का किसी भी पॉइंट पर मुझको पोटेंशियल निकालना है। मैंने बोला कि मैं इस पोटेंशियल को निकालने के लिए उस पॉइंट पर इन्फिनाइट से चार्ज को लाना चाहता हूँ, क्लियर है। लेकिन इन्फिनाइट तक पहुँचने की मेरी औकात नहीं है। इन्फिनाइट आर दैट पॉइंट इन विच वी नेवर बी रीच, क्लियर है। तो हमने कहा इन्फिनाइट से नहीं ला सकते, अच्छी बात है। हम दो पॉइंट से के बीच में ले आ रहे हैं, बी से ए ले आ रहे हैं, और जैसे बी से ए ले आएंगे तो उसको लाने में जो हमारा काम होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, जो वर्क डन होगा उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो हमने कहा सबसे पहले कूलाम्ब फोर्स एट बी, क्योंकि जब लाएंगे तो फोर्स तो लगेगा ना। तो बी पर कूलाम्बियन फोर्स क्या है? फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना होता है। तो पॉइंट बी पर फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक फोर्स है Q और दूसरा है Q0, और दूरी है कितनी, x स्क्वायर। इसीलिए देखिए मैं r नहीं लिखा, मैंने कहा कहीं आप r और r से कंफ्यूज ना हो, मैंने r नहीं लिखा। जो मैं मूव करा सकता हूं उसको मैं x मान रहा हूं, और जो मेरा फिक्स है वही मेरा r, ठीक। तो सबसे पहले कूलाम्ब फोर्स लग गया आपका। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, छोटी सी dx। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा तो वर्क डन भी छोटा सा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। पुट f की वैल्यू रख दिया। क्या है f की वैल्यू, dw इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब यहीं पे थोड़ा सा मैंने कहा सोचो। मैंने कहा देखो चार्ज खुद नहीं चाहेगा पास आना, क्यों? क्योंकि Q भी प्लस है और Q0 भी प्लस, यानी कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है। इसलिए यहां पर मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, माइनस। या अगर आप थोड़ा सा वेक्टर जानते हो तो मैं ये बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जब मैं B से A पर चार्ज लाना चाहता हूं तो B पर तो कौन सा फोर्स लगा है, रिपल्सन उधर, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। दोनों के बीच एंगल कितना बनना है, 180। W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, यानी FS cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1। बात समझ में आ गई? इसलिए हमको यहाँ निगेटिव यूज करना पड़ेगा। चाहे आप ऐसे समझ लें चाहे ऐसे समझ लें कि अट्रैक्शन फोर्स होता तो पॉजिटिव ले लेते, लेकिन यहाँ रिपल्सन फोर्स है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर हमने कैसा लेना पड़ेगा, वर्क डन निगेटिव। क्योंकि फोर्स में तो वेक्टर है ना भैया, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फोर्स के लिए तो डायरेक्शन यूज करोगे ना। बात समझ में आ गई? फोर्स के लिए डायरेक्शन यूज करोगे, और फोर्स यहां पर रिपल्सन है इसलिए माइनस लगा हुआ है। या अगर आपको ऐसे समझ में आता है कि cos 180 डिग्री है, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है और हम उसको ला इधर रहे हैं, फोर्स उधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो अपोजिट है इसलिए वो निगेटिव है। भाई बी पे फोर्स किधर लग रहा है, उधर, क्योंकि प्लस और प्लस में रिपल्सन है, और ला हम उसको इधर रहे हैं इसलिए यह कैसा लगाए हैं, निगेटिव। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है? ठीक। अब क्या हो गया, dw इक्वल टू -Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। हमने कहा ये तो छोटा सा वर्क डन है ना, कहां से कहां तक, B से A ला रहे हैं, और हमको लाना कहां से कहां तक है, इनफाइनाइट से P तक। कहां से कहां तक, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, यानी कि यहां तक लिख लीजिए पहले तो, और उसके बाद
वी इंटीग्रेट बोथ साइड फॉर ओवरऑल वर्क डन इनफाइनाइट टू आर। समझ में आ गया? फिर से सुन लो, पूरा आपके सामने लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं चार्ज हूं, मेरे दूरी पर कुछ एक पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है? P। उस पॉइंट पर मैं इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाना चाहता हूं, लेकिन इनफाइनाइट पर मैं पहुंच नहीं सकता। तो मैंने क्या किया? B से A तक चार्ज को मूव करा लिया, कोई भी 2 पॉइंट का निकाल लिया, और 2 पॉइंट में जो वर्क डन आएगा उसी को मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने कहा कि कंसीडर अ चार्ज क्यू टेक ए पॉइंट P एट आर डिस्टेंस अवे, वी पुट क्यू नॉट चार्ज एट इन्फिनिटी बट इन्फिनाइट डिस्टेंस नेवर बी एग्जिस्ट, क्योंकि इन्फिनाइट पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। सो वी मूव अवर चार्ज B टू A, हम चार्ज को B से A तक मूव कराना चाहते हैं, और जब B से A तक मूव कराना चाहते हैं तो हमने कहा पहले B पे फोर्स देख लिया जाए, ये फोर्स हो गया। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी लिख लिया। लेकिन निगेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स है? रिपल्सन फोर्स है। वैल्यू रख ली। हमने कहा ये तो B से A का वर्क डन है ना, हमको B से A नहीं निकालना, हमको इन्फिनाइट से P तक लाना है, इन्फिनाइट से R दूरी तक पहुंचना है। तो इन्फिनाइट से R तक का क्या कर लेंगे? उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? लिख लीजिए पहले इसको, या फोटो खींच लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे हैं इसको, है ना। तो हमने कहा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में इंटीग्रेट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनाइट से आर तक। अच्छा, कुछ जगहों पर जब उन्होंने उल्टा लेके किया होगा ना, तो उन्होंने ये आर से इन्फिनाइट कर दिया होगा, इसलिए आंसर दोनों का सेम आ जाएगा। वो भी मेथड सही है और ये भी मेथड सही है, बट ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन है और वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्फिनाइट से आर तक का क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। वर्क डन का इंटीग्रेशन क्या होता है? W, इससे कोई मतलब नहीं। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निगेटिव साइन के साथ। अंदर बचेगा क्या? 1/x स्क्वायर dx। समझ में आ रहा है? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो केवल x वाला ही अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। अब देखिए, जो मैथ जानते हैं वो तो जानते होंगे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x। जो नहीं जानते वो लर्न करें इस बात को। वैसे तो मैथ कहता है कि x के पावर -2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो -2 + 1 -2 + 1, यानी x के पावर -1 अपॉन -1 यानी -1/x। अब इतना बड़ा रिजल्ट आप बार बार लिखेंगे तो ये सही नहीं लगता। आपको ये याद भी होना चाहिए, मैथ वालों को तो पता ही होगा अब तो, अब बायो वाले हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना W इक्वल टू -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x इनफाइनाइट से r। क्लियर है? अच्छा, माइनस और माइनस प्लस, यानी W इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस हट गया, फिर क्या? एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, यानी W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और 1/इन्फिनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। मैथ कहता है 1/इन्फिनाइट क्या होता है? 0। इन्फिनाइट का उल्टा 0, और 0 का उल्टा इन्फिनाइट। ये आ गया आपका फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला भी वर्क डन का आया। अगर कभी कभी होता है, ये भी डेरिवेशन आया है कि वर्क डन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको यहीं तक करना है। मतलब इस एक डेरिवेशन में दोनों आपको याद हो जाएंगे,
ठीक है। W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, और W बराबर क्या होता है? W बराबर V क्यू नॉट। पढ़े कि नहीं पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन? V क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज योर फार्मूला, या इसी को थोड़ा सा सही से लिख दिया जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही R स्क्वायर हो जा रहा था और यहीं पर ये क्या हो जा रहा है? सिंपल। बात क्लियर है, दिखाई दे रहा है? तो कहने का मतलब फिर से देख लीजिए, dw का इंटीग्रेशन w, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर रखेंगे, 1/x स्क्वायर dx। 1/x स्क्वायर का क्या होता है? -1/x, ये याद करना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, 1/x की जगह पे 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट की वैल्यू 0, 1/r आ गया, ये वर्क डन हो गया। और w की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे? v क्यू नॉट, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू v इंटू क्यू नॉट। पढ़े आप, v क्यू नॉट से क्यू नॉट v का फॉर्मूला आ गया। यानी कि यहाँ पर v r 1/r के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबू। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वोल्टेज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, कम होता जाएगा। बात क्लियर है? इसको भी लिख लीजिए, यही आपका हो गया डेरिवेशन। हेलो एवरीवन, अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और वह टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करने वाले हैं। याद आ रहा होगा, वहाँ पर भी हमने ऐसा कुछ किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव भी याद आ रहा है ना? अभी डेरिवेशन में आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या निकला? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। और इंटेंसिटी का क्या होता था? थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में, क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ आर था, यहाँ आर स्क्वायर था। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है। तो अब जो है हमारा टॉपिक क्या है आज का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद है ना भैया? डाइपोल भूल नहीं ना गए अब तक? पुराने वीडियो में है, जाके देख लीजिए क्या होता है डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, बीच में सेंटर, ये L, ये L, ये सब था ना। यानी कि कंसीडर अ डाइपोल, कंसीडर अ डाइपोल AB एंड टेक अ पॉइंट P, एंड टेक अ पॉइंट P, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। मतलब इक्वेटोरियल सबको याद है ना भैया? एकदम यहां से ठीक ऊपर पॉइंट P ले लिए, एट R डिस्टेंस अवे। इसीलिए जैसे जैसे डेरिवेशन में करते जाओ यहां लिखते जाओ, ताकि समझने वाला भी समझे और आपको भी पता रहे। R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। हेंस वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, और उस P पॉइंट पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा अपने को अब, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने कहा कंसीडर अ डाइपोल AB, हमने एक डाइपोल AB को कंसीडर करते हैं, एंड टेक अ पॉइंट P, और हम एक पॉइंट P लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। और उस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है।
पॉइंट पी पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ना बाबू, तो वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज के कारण आएगा ना, एक होता है ये प्लस और एक माइनस। बात समझ में आ रही है? एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। क्लियर है ना बात? दो चार्ज के कारण आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to A and electric potential at P due to B। P पर A के कारण कितना पोटेंशियल है और P पर B के कारण। पोटेंशियल का फार्मूला बताइए, 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस, यही ना होता है? 1/4πε0 Q बाई डिस्टेंस, यही होता है। ए पर है तो इसको नाम दे दीजिए ए, और ये बी का है तो बी। और डिस्टेंस कितना है? ए से इसके बीच की दूरी कितनी है? ए पी कितनी है? और बी से इसके बीच की दूरी कितनी है? बी पी। एक है ए पी और एक है, यानी कि एक डिस्टेंस क्या लिखेंगे? ए पी, और एक डिस्टेंस क्या लिखेंगे? बी पी। अब एपी बीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस समझ रहे हैं ना? आर और एल पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दूरी भी मिल गई। प्लस एक खास बात, वो खास बात क्या है भैया? ये स्केलर है, तो ये जो आप बी का चार्ज तो प्लस लिख लिए, लेकिन ए का चार्ज माइनस में है तो माइनस लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये चीज नहीं लिखनी पड़ती थी, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी थी। यहां पर ये लिखनी पड़ेगी, और जैसे ही आपने लिखा VA इक्वल टू माइनस क्यू 4πε0, AP का वैल्यू √r² प्लस एल स्क्वायर, और B पर चलते हैं, Q अपॉन 4πε0, BP का वैल्यू √r² प्लस एल स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? AP का भी वैल्यू है और BP का भी वैल्यू है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? हमने क्या किया फिर से देख लो, ये आप पढ़े हुए हैं इसलिए थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जाकर के आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे इसी का वैल्यू निकाले, लेकिन पोटेंशियल की जगह पे क्या है? वहाँ पे इंटेंसिटी। क्या है वहाँ पे? इंटेंसिटी। तो हमने कहा कंसीडर अ डाइपोल ए बी, हमारे पास एक डाइपोल है ए बी, और अपने पास इक्वेटोरियल पर एक पॉइंट है P। उस पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण होगा? A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा। तो हमने कहा A के कारण B के कारण, दोनों लिख लिया, ड्यू टू A एंड ड्यू टू B। जब A की बात करेंगे तो A पर कौन सा चार्ज रखे हैं? निगेटिव, तो A की वैल्यू माइनस में। B पे कौन सा चार्ज है? तो B पे पॉजिटिव। पाइथागोरस से दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालिए। पाइथागोरस तो आता है ना भैया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब जब हमको P पर निकालना है, तो दोनों वैल्यू को रख करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नेट निकालने के लिए करेंगे भैया। देखो वहां पर हम डायरेक्शन वगैरह बहुत कुछ सोच रहे थे, यहां कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल ही नहीं है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? बार बार एक ही रीजन आ रहा है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, पास है, दूर है, बहुत कुछ सोचा जा रहा था। यहाँ कुछ नहीं सोचना अपने को। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर की जगह नहीं है, ये स्केलर की जगह है। यहाँ वेक्टर का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? स्केलर का। ए का वैल्यू रखिए -q अपॉन 4πε0 √r² प्लस, और B का वैल्यू रखिए, ये देखिए ऊपर B का वैल्यू लिखा है, ये भी प्लस में और ये सेम से सेम गया। आप ऐसे सोचिए, -2 में +2 करेंगे तो कितना आएगा? सेम से सेम गया, कितना आएगा? कुछ बच्चे रहते हैं कहेंगे 2 1 कट गया, 1 बचेगा। अरे भैया डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? -2 + 2 माइनस और प्लस सेम चीज है ना, यानी कि
आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है? बात क्लियर है? फोटो खींच लीजिए इसकी। हेलो एवरीवन, हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, दो पोजीशंस होती है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इक्वेटोरियल पे डिस्कस कर लिया था। अब किस पे डिस्कस करने वाले हैं? एक्सियल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इक्वेटोरियल पे अभी अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था? डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमने कहा कि एक पॉइंट ले लेते हैं P, कहां पे? इक्वेटोरियल पे, सॉरी गलत हो गया, एक्सियल पे। ठीक है, कहां पे ले लेते हैं? एक्सियल पे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसके एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन हमने आपको कई बार बताई, पिछले भी बार वीडियो में बताई थी कि ये अगर डाइपोल है तो इसके इधर चले जाइए या इधर चले जाइए, ये सब पोजीशन क्या होती है? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो हमने कहा ये ए है, ये बी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसके एक्सियल पोजीशन पे चले गए। टेक अ पॉइंट P, एक्सियल पोजीशन पे हमने एक पॉइंट P लिया, एक्सियल पोजीशन एट आर डिस्टेंस अवे, आर डिस्टेंस दूरी पर, आर डिस्टेंस लिख दें, आर है ना, आर डिस्टेंस दूरी पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया? P ले, और उसी P पॉइंट पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो फिर वही कॉन्सेप्ट आया कि यहां पर सर दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल निकलेगा, एक ड्यू टू ए और एक ड्यू टू, फार्मूला लिख लिया जो उतना था। बात क्लियर है? फार्मूले को वैसे ही हमने लिख ली। अब हमने कहा देखो भाई, जब ए से बात करेंगे ना तो ए से इसकी दूरी कितनी है? AP। कितनी है भाई? ए से दूरी देखो ना, ये है AP, और डायग्राम से AP का दूरी बताओ, R ये और L, वहां पर भी एक बार यूज हो चुका है, R ये और L, यानी कि R प्लस, और BP का दूरी, भाई पूरी दूरी R है, ध्यान से देखो पूरी दूरी R है, और R में से L घटा दोगे तो बचा क्या? BP क्या होगा? R माइनस L। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से देख लो, A से P की दूरी, भाई A सेंटर तक R और इतना L, R प्लस L, और ये R माइनस L। क्या बात यहां तक समझ में आई? शुरू करते हैं हम लोग। R माइनस L, सॉरी, ठीक। अब चार्ज A पे कौन सा चार्ज है? माइनस, और B पे कौन सा चार्ज है? प्लस। माइनस का 1 में गुणा, VA इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP, VB इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP। क्लियर है? AP का वैल्यू रख दे डायग्राम से, R प्लस L, देखिए यहां लिखे, और BP का वैल्यू R माइनस L। क्लियर है? अब P पॉइंट पर जब निकालना होगा तो वही काम, दोनों को जोड़ देंगे, बिकॉज दोनों स्केलर है, डायरेक्शन वगैरह कुछ सोचना ही नहीं है अपने को, दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। लिख लीजिए यहां तक, अगर लिखना हो तो फोटो खींच लीजिए जिनको खींचना हो। ठीक, तो अब देखिए उसके आगे, दोनों को हमने जोड़ दिया। AP का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L, और दूसरे का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L। अब इन दोनों में देखो क्या क्या कॉमन हो जा रहा है, Q दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में है, निकाल लो बाहर। बचेगा क्या? -1 अपॉन R प्लस L और R माइनस L। कोई दिक्कत? जो जो कॉमन थी निकाल लिया गया। VP इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैथ आता है,
डिनोमिनेटर का नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, आर माइनस एल का -1 में मल्टीप्लाई, आर माइनस एल और आर प्लस एल। भाई ये इसका मल्टीप्लाई 1 में वही रहेगा, इसका भी मल्टीप्लाई 1 में। वीपी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है। अब माइनस आर से प्लस आर, एल एल 2l अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पढ़े होंगे आप P बराबर Q इंटू 2l, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर लेंगे। अगर एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिए, क्योंकि बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल ना, तो क्या बनेगा आपका P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, खाली Q अपॉन 4πε0 दोनों में है, कॉमन हो गया, बचा -1/r प्लस एल 1/r माइनस एल। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, r माइनस एल का 1 में मल्टीप्लाई, r प्लस एल का भी 1 में मल्टीप्लाई, माइनस आर माइनस माइनस प्लस r प्लस एल, प्लस आर से माइनस आर कैंसिल, एल और एल 2l, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l की वैल्यू क्या होती है, P। क्लियर हो गई बात। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहीं पर एक लाइन है कि एल स्क्वायर को अगर निगलेक्ट कर देते हैं तो एल स्क्वायर हटा दीजिए और आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4πε0 आर स्क्वायर। क्लियर है, जिनको फोटो खींचनी हो खींच सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा अगला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब टॉपिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक कहता है कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा -q और +q, बीच में आपका सेंटर हो जाएगा O, यह A और यह B। अभी तक कल हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन की बात की थी, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन की बात की थी। हमने कहा हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा भी किसी पोजीशन की बात करते हैं। एनी पोजीशन, एनी पॉइंट, चाहे वो एक्सियल हो, इक्वेटोरियल हो या इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो। मान लीजिए कि हमारा अब की बार पॉइंट P यहां है, ध्यान दीजिएगा। हमने अब की बार पॉइंट P उधर ले लिया, कहीं पर भी एक ले लिया ना। अब की हमने एक्सियल लिया है और न ही इक्वेटोरियल लिया। बात क्लियर हो गई ना, एक्सियल पॉइंट लिया गया है और न ही इक्वेटोरियल लिया गया। क्लियर है, यानी कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and point P placed at r distance। और मान लेते हैं कि पॉइंट P जो है वो सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है, कितनी दूरी पर, r, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, एनी पॉइंट। और इसका एंगल भी मान लेते हैं हम लोग थीटा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब A से ये O तक की जो दूरी होगी वो L होगी, ये L होगी। इसको आप कंबाइन कर दीजिए और इसको भी कंबाइन कर दीजिए, जरूरत पड़ेगी। एक हो गया बाबू आपका AP और एक हो गया आपका BP, एक हो गया AP और एक हो गया BP। बात क्लियर है, एक हो गया आपका AP और एक हो गया आपका PP। ठीक,
अब देखो एपी का तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन जिन बच्चों को न समझ में आए वैल्यू कैसे आ रही है, वो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो होगी r प्लस एल कॉस थीटा, और छोटी वाली वैल्यू होगी r माइनस एल कॉस थीटा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आ रहा है, ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया आप लिख लीजिए, है ना। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशंस के टाइम में आप वहाँ पर यदि कहीं कुछ कंफ्यूज हो जा रहे हो तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप बड़ी वाली वैल्यू को क्या मानेंगे। इसमें बड़ी कौन सी है, ये है ए और पी। एक को आर प्लस एल कॉस थीटा और एक को आर माइनस एल कॉस थीटा, ऐसा आप मान सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ये कहाँ से आ रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बताना शुरू करूँ। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से एक इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और ए से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर खींच दिया 90 डिग्री, और इसको मैंने नाम दिया एम, यानी ड्रा एम परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ओपी वाली लाइन के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और वैसा ही एक परपेंडिकुलर मैंने, ध्यान से देखिएगा, बी से भी ड्रॉ कर दिया, बी एन, यानी कि बी एन परपेंडिकुलर ऑन ओपी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और चूंकि ऐसा होता है कि जब दो लाइनें जा निकलती हैं एक साथ, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। अगर आप सर्किल की बात करते हैं, सर्किल में ये रेडियस है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर पड़ता है, टेंजेंट इसके साथ भी परपेंडिकुलर रहती है, तो वो डिस्टेंस बराबर होती है, ऐसा क्राइटेरिया माना जाता है। या किताबों में लिखा होगा कि ये जो एल होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, तो जब एल बहुत छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, तो एक्चुअल में ये दोनों लाइन पास पास आकर के एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाएंगी। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा देखो अगर ये पॉइंट है, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बार बार बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ ए बी इतना बड़ा रखा है, वो बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ गई। इतना बड़ा तो आपको डायग्राम क्लियर दिखे इसलिए बनाया गया है। एक्चुअल में एल की लेंथ तो बहुत छोटी होगी, और जब एल की लेंथ छोटी होती जाएगी तो एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगी। क्लियर। तो हम लोग क्या किए कि जो ये ड्रॉ किए इसमें यहां पर लिखे कि सच डेट, ऐसा ड्रॉ किए कि एपी जो है वो हमारा पीएम के बराबर है, और जो दूसरा परपेंडिकुलर है पी से बी तक वो पीएन के बराबर है, पी से बी पीएन के बराबर है, बीपी पीएन के बराबर है। ये एपी वाला बड़ा वाला बड़ी लेंथ के बराबर, छोटा वाला छोटी लेंथ के बराबर। अच्छा ये थीटा है, तो इसके ठीक वर्टिकल अपोजिट एंगल भी क्या हो गया, थीटा। क्लियर है। अंदर दो ट्रायंगल बना है छोटा सा, मैं अंदर ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ये देखिए मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये है एम, ये है ए, ये है ओ, ये है थीटा, ठीक, और ये है एल। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, और 90 के सामने वाला, तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है क्या, ओ एम, और हाइपोटेनस क्या है, एल, यानी कि एल कॉस थीटा बराबर ओ एम। ओ एम का वैल्यू मिला ना। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी जाता हूं, ध्यान दीजिएगा मेरा, एल ओ एन, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस,
और ये बचा हुआ क्या है, बेस। यहाँ पर भी वही काम, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बचा हुआ क्या होगा, बेस ओ एन और हाइपोटेनस एल, यानी एल कॉस थीटा बराबर ओ एन। बात क्लियर है। ये जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है, परपेंडिकुलर से मैंने ओ एम की दूरी भी निकाली है और ओ एन की दूरी भी निकाली है, और मैं उस दूरी को यहाँ पर यूज करूँगा। ध्यान से देखो, ए पी बराबर पी एम, पी से एम तक, पी से एम तक, और पी से एम में पी ओ और ओ एम आएगा, यानी कि पी ओ प्लस ओ एम। पी ओ का वैल्यू भाई ओ से लगा के पी पॉइंट तक का वैल्यू क्या है, आर, और ओ एम का वैल्यू एल कॉस थीटा। वही मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा था कि आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि बड़ी वाली वैल्यू आर प्लस एल कॉस थीटा होगी, लेकिन मैंने आपको डिराइव भी करके दिया। मैंने ट्रायंगल बनाया, मैंने कहा भैया देख लो, ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बचा हुआ बेस है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ओ एम बाई एल, एल यहाँ डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये एल कॉस थीटा है, और जो कम हुई है वो भी कितनी है, एल कॉस थीटा। उसी तरीके से यहां पर आ जाइए, बीपी बराबर पी एन। अब पी और एन यहां है और ये है ओ, पी से ओ तक की दूरी है आर, आर में से ओ एन घटा दो, यानी कि बीपी को हम लोग लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ एन, यानी कि बीपी इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, समझ में आता है तब तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आप हमेशा याद रखिए बड़ी वाली आर प्लस एल कॉस थीटा और छोटी वाली लेंथ आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है। कहाँ से आ रहा है, डायग्राम बनाया मैंने कहा कि देखो भाई, एक ही पॉइंट से जब दो लाइनें खींची जाए और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर हो तो बराबर होगा, यानी कि ए से पी तक का दूरी और एम से पी तक का दूरी बराबर, ए पी बराबर पी एम। मैंने परपेंडिकुलर खींचा और ऐसा खींचा कि ए पी बराबर पी एम और बी पी बराबर पी एन। अब जो पी से एम तक का दूरी है वो पी से ओ तक की दूरी प्लस ओ एम। पी से ओ तक की दूरी कितनी है, आर, और ओ एम यहाँ निकाले हैं एल कॉस थीटा। उसी तरीके से बीपी निकालना है तो हमने कहा पी से ओ तक की दूरी में से ओ एन की दूरी घटा दीजिए, मिल जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। बात क्लियर है। यही मेन दूरियां ही होती हैं, अगर ये निकाल लिए तो बाकी तो फिर कोई मतलब ही नहीं, कोई बहुत आसान डेरिवेशन। बाकी देखिए ध्यान से, हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बी, ए के कारण और बी के कारण। ठीक है, ए के कारण यानी कि वी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और दूरी कौन सी है, दूरी में अभी केवल हम ए पी लिख देना भाई। ए से पी तक का दूरी क्या होगा, ए पी, वही कल वाला ही चल रहा है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। वी ए का वैल्यू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पी का मतलब आर प्लस एल कॉस थीटा, और बी पी का मतलब क्या होता है, आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, दोनों डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज आई हैं ए और बी उनको जोड़ लेंगे। यही ना कॉन्सेप्ट चलता चला आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं वही काम करना है।
बस यहाँ पर दूरी बदल रही है, ये आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ रहे हैं तो और अच्छी बात है। क्लियर है बात? तो यहाँ तक कि आप फोटो खींच लीजिए या लिख लीजिए, बस अब हमको एक ही काम करना है। खींच लीजिए भाई, डायग्राम वो है और डेरिवेशन ये, इसीलिए हमने अलग अलग लिख दिया। हो गया? आगे करें। यानी कि अगर अपने को P पर निकालना है तो A और B का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। A का वैल्यू Q बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट R प्लस L कॉस थीटा, Q बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट R माइनस L कॉस थीटा। हो गया? बात समझ में आ गई? निगेटिव साइन हो गया, ये P पर निकालना है, निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, ठीक है। Q बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, माइनस 1 बाई आर प्लस एल कॉस थीटा और 1 बाई आर माइनस एल कॉस थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ मैथ आ जाएगी, मिटाएं इसको, ठीक। अब प्योर मैथ है, कुछ भी नहीं, केवल सॉल्व करना है। Q बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस साइन था, ठीक। तो Q बाई 4 पाई एप्साइलम नॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़े ना मैथ में। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर प्लस एल कॉस थीटा, माइनस आर से प्लस आर, एल और एल 2l कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2l कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? यही Q2l को क्या कहते हैं? P, यानी P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही लास्ट में ये एल स्क्वायर को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो जब एल स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? P कॉस थीटा 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर। दिस इज आवर डेरिवेशन। फिर से देख लीजिए, ए और बी का वैल्यू निकाल लिए थे, सब कुछ वही है, बस केवल दूरी बदल रही, आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, कॉमन वाला टर्म बाहर हो गया, माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा। क्लियर है बात? एलसीएम ले लीजिए, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, आर एल कॉस थीटा, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो गया, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा। Q इंटू 2l को क्या कहते हैं? P। Q इंटू 2l को क्या कहते हैं बाबू? P। यहाँ तक पहुँच गए। ये तो हो गया, लेकिन लास्ट में जब भी हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो आखिरी है, एल स्क्वायर को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। आप एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर दीजिए, तो P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर, ये अपना फार्मूला है। अच्छा, अब इसी फार्मूले से आप वो जो इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों केस डिस्कस कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? P कॉस थीटा 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर। मिटाएं इसको ना, अब तो डायग्राम हो ही गया। अगर डाइपोल के अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहे हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, यानी इक्वेटोरियल पर अगर जा रहे हैं तो थीटा बराबर 90, और जैसे ही थीटा बराबर 90 रखेंगे कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, यानी P इंटू 0 अपॉन नीचे कुछ भी रहे, जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और उसी तरीके से जब हम लोग एक्सियल की बात करते हैं, एक्सियल में यही होता है, थीटा हमारा इधर ही होगा, एक्सियल में थीटा बराबर 0 होता है, यानी कि V इक्वल टू P कॉस 0 अपॉन 4 पाई एप्साइलम नॉट आर स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। बात समझ में आ गई? तो चाहे तो वो दोनों डेरिवेशन हम इसी के मतलब से भी याद कर सकते हैं,
एक्सियल और इक्वेटोरियल। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है, ये तो डेरिवेशन हो गया, v इक्वल टू पी कॉस थीटा 4πε0 r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 कर दीजिए यानी कि 0, और अगर थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे तो इतनी। क्लियर है? फोटो खींच लीजिए। हेलो एवरीवन, फिजिक्स में हम लोग जो अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब कोई पूछे सर इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। कहने का मेरा मतलब है कि द सरफेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ हमें एक ऐसा सरफेस मिलता है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम। और ऐसे सरफेस को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये हमारा चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ कुछ दूरी पर ये हमारा एक सरफेस है। क्योंकि देखो v इक्वल टू होता है 1/4πε0 q/r, ये कांस्टेंट है। अंदर चार्ज को रख दिया, ये कांस्टेंट, चार्ज को रख दिया तो ये भी कांस्टेंट। अब यानी कि v डिपेंड करेगा रेडियस पे, और हमने रेडियस भी कांस्टेंट कर दी, इसीलिए स्फेरिकल सरफेस ले लिया। और इसके इस पॉइंट पे जाएंगे तो जो पोटेंशियल आएगा वही इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी, 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 इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पर भी। तो किसी चार्ज के चारों तरफ क्रिएट होने वाला वह सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, ऐसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? द 3D सरफेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू आर सेम, दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल। देखिए यहाँ गलत हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात क्लियर है? यानी कि V सेम रहेगा, यानी कि यहां से यहां तक का, जब भाई यहां का जो वोल्टेज है A पॉइंट का और B पॉइंट का जो वोल्टेज है वो सेम है, तो वोल्टेज में गैप नहीं। तो चार्ज को जब मैं मूव कराऊंगा तो मुझको वर्क डन भी नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को मूव कराने पर मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क डन नहीं करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस अराउंड एनी चार्ज एट विच ईच पॉइंट हैविंग सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फोटो क्रिएट कर लीजिए। हो गया? चलिए, समझ में आया ना? ठीक।
अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद जो हमारी दूसरी हेडिंग उसको भी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो भी आपके टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अगला जो हमारा टॉपिक है, जो अगले टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब कोई पूछे सर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं। ग्रेडियंट शब्द, ये जो वर्ड है ये 11th में भी आया है, वहाँ पर इसका नाम था ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट, या एक और जगह पर वहाँ पर आया, विस्कोसिटी चैप्टर जब आप पढ़े थे तो वहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ पर भी था। होता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? जैसे मैं आपको बताऊं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो सिंबल है dV/dx, यानी कि डेल्टा V/डेल्टा x। पहले तो सिंबल से ही बात करेंगे, ठीक है, सिंबल से ही बात करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सिंबल की जब हम लोग बात कर रहे थे तो dV/dx इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा x। अब ये क्या हम लिख रहे हैं, मेरी बात सुनो। जैसे मैंने चार्ज रखा, ठीक, तो चार्ज से इस पॉइंट पर गए तो कुछ वोल्टेज है यहां पर 1/4πε0 Q/r, यही ना है फार्मूला। जो चार्ज आ रहा है इन्फिनाइट से वो तो Q0 है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फार्मूले में ये अंदर रखे हुए चार्ज से मतलब होता है। और यहां पर गए तो इसका भी है 1/4πε0 Q/r। लेकिन क्या ये R और ये R सेम होगा? नहीं, एक को R1 मानना पड़ेगा और एक को R2 मानना पड़ेगा। दूरी चेंज हो रही है, और दूरी चेंज हो रही है। यहां पर देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। यानी कि जो हमारा वोल्टेज है वो दूरी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब आप बताइए कि दूरी जब बढ़ेगी, जब दूरी बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है, अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज क्या होगा? घटेगा। जैसे हम सीधा सीधा बार बार बताते हैं कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। आप जब दूर जाएंगे तो आपके पास मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, मेरे पास आएंगे तो आवाज़ थोड़ी सी आपको तेज सुनाई देगी। यानी कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं मेरी आवाज़ ऑटोमेटिक धीमी होती जा रही है। वही काम पोटेंशियल के लिए भी है। चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, और पर यूनिट डिस्टेंस मूव करने पे जितनी वैल्यू घटेगी उसी को क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल while moving unit distance from electric charge called potential gradient। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे जैसे आप दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, क्योंकि V का जो रिलेशन होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, V का जो रिलेशन है वो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के साथ है। बात क्लियर है? तो जब दूरी बढ़ेगी तो V घटेगा। अगर चार्ज के पास आ जाओगे तो यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दूरी जाएगी पोटेंशियल बहुत कम है। इसलिए अधिकतर
अधिकतर पोटेंशियल दूरी बढ़ने पर कम ज़्यादा हो जाता है। इसलिए घरों पर हम लोग जब भी घरों में वायरिंग करने जाते हैं तो वह वायरिंग आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। सीरीज में अगर कर देंगे ना तो आगे के कमरों में ज़्यादा पोटेंशियल आएगा, ज़्यादा वोल्टेज की करंट आएगी, और पीछे तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम हो करके एट लास्ट ख़त्म भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। इसलिए घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं किया जाता है, ताकि घर में चलने वाले हर एक इक्विपमेंट को बराबर बराबर वोल्टेज मिले, सबको बराबर एनर्जी मिले और सभी लोग अपनी तरह से काम कर सकें। इंडिया में आप जान ही रहे हो 220 वोल्ट की करंट आती है, उससे न कम आएगी न ज़्यादा आएगी। हाँ, कब ज़्यादा तो आती है, जैसे ट्रांसफार्मर अगर आपके करीब ही है, नियर ही है, तो कभी कभी नापने पे 240, 220, 230 ऐसा भी होता है। लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग मानते हैं कि इंडिया की जो एसी करंट है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती है। बात क्लियर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है समझ गए होंगे। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, पर यूनिट डिस्टेंस पर जितनी वैल्यू घटती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है। अब इसी का एक रिलेशन भी है, क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। तो अगला बताया जा, ध्यान दीजिए अगला, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है बाबू, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आया हुआ है, इसलिए आपको इसको जानना भी चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो अभी अभी हमने लिखा ही था, फोटो आपने क्लिक कर ली होगी, है ना। तो अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। तो हम लोग करते क्या हैं, कंसीडर अ चार्ज Q क्रिएट देयर इलेक्ट्रिक field and there and we take a point P। हमने क्या किया, कहीं एक चार्ज रख दिया और इसके दूर कहीं एक पॉइंट P ले लिया। क्या यहां तक समझ में आ रहा है। इस पॉइंट P पर हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आएंगे। भाई पोटेंशियल निकालना है तो यही ना होता है, ठीक। एंड फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। इस P पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इनफाइनाइट से एक चार्ज को P पर लेकर के आए। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, जब चार्ज को यहां पर लेकर के आए तो अब आप देखिए, चार्ज को यहां पर ले आकर के रख दिए हम, और चार्ज को हम यहां से थोड़ा सा मूव कराना चाहते, P से कहां पर, Q पर, ठीक है। एंड वी मूव Q नॉट फ्रॉम P to Q with displacement dx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं पहले तो हम, ठीक है, dx या डेल्टा x भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम उस चार्ज को P से Q तक मूव करा रहे हैं, ठीक। अब जब हमने P पर रखा था एट P, तो वहाँ पर फोर्स लगा था कूलम्बियन फोर्स Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², यही था ना, यही ना पढ़े हैं, ठीक। तो
वहाँ पर जब रखा था उसको हमने मूव कराया तो फोर्स भी वहाँ जनरेट हो रहा है, ये भी आपको क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको क्लियर है। तो हमने कहा कि जब मैंने उसको मूव कराया तो मैं वर्क डन निकालूंगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर वर्क डन आप क्यों निकाल रहे हैं? अरे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इन्फिनाइट से लाए, जब चार्ज को लाते हैं तो चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, वही ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वर्क डन निकालने जा रहे हैं। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हैं आप? W इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? बहुत छोटा सा dx। अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी क्या होगा? बहुत। लेकिन यहाँ फोर्स लग कौन सा रहा है? मैंने कल भी ये बारे में बात की थी कि जब मैं इधर इसको मूव करा रहा हूँ, ये Q नॉट है, ये Q है, Q और Q नॉट के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है, और दूरी r है ना? रिपल्सन फोर्स यहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q E dx। एक मिनट, सॉरी, रिपल्सन फोर्स लग रहा है ना, तो रिपल्सन फोर्स की वजह से सिंबल कैसा हम लेंगे? माइनस। कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स। या अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो हमने कहा देखो हम मोशन इधर करा रहे हैं और फोर्स लग रहा है उधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर और फोर्स लग रहा है उधर, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। और अगर आप पढ़ें W बराबर एफ एस कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। अट्रैक्शन होता तो मैं प्लस ही यूज करता, लेकिन यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज से ही पूरा क्राइटेरिया डिनोट कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर ये Q है और Q नॉट है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसलिए मैं माइनस साइन का यूज कर रहा हूँ। और मैंने E बराबर आपको पढ़ाया है F/Q, लेकिन यहाँ पर Q नॉट है तो F/Q नॉट, Q नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, Q नॉट E बराबर F। कोई दिक्कत है? तो Q नॉट E बराबर F। तो यहाँ क्या करें? dW इक्वल टू Q नॉट E इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं। तो ये Q नॉट क्या है? चार्ज। इस Q नॉट को इधर भेज दें, डिवाइड में हो जाएगा, यानी dW अपॉन Q नॉट इक्वल टू -E dx। और आपको मैं बार बार बता रहा हूं dW बाई Q नॉट इक्वल टू -E dx। dW बाई Q नॉट को ही dV कहते हैं। क्या कहते हैं? dV। बात क्लियर है? क्या कहते हैं? dV। भाई देखो ये वर्क डन का चेंज है, तो ये क्या है? पोटेंशियल का चेंज। तो इसको क्या लिख सकते हैं? dV इक्वल टू -E dx, यानी -E इक्वल टू dV बटे dx, यानी कि dV बटे dx को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V बटे डेल्टा x इक्वल टू -E, या यूँ कहें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होती है? माइनस होती है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज अगर हो गए होंगे तो फिर से इसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हमने क्या कहा? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड E, ये हमारा टॉपिक है। हमने कहा मेरे पास एक चार्ज ले लिया मैंने Q, और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए इन्फिनाइट से Q नॉट ले ही आया, लेकिन इन्फिनाइट से तो हम ग्रेडियंट निकालेंगे नहीं, तो हमने क्या किया? P को Q तक मूव करा दिया। जैसे ही चार्ज को डिस्प्लेस कराया तो वहाँ वर्क डन होगा। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूँकि डिस्प्लेसमेंट छोटा है तो वर्क डन भी छोटा। और साइन कैसा यूज करना रहेगा? निगेटिव। कैसा यूज करिए? निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता तो हम कैसा यूज कर लेते? पॉजिटिव। रिपल्सन लग रहा है इसलिए कैसा यूज करेंगे? निगेटिव। तो F की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, QE। यहाँ पर Q नॉट यहाँ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड। dW बाई Q वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल। E dx को भी इधर भेज दीजिए। दिस इज योर आंसर। छाप लीजिए, फोटो खींच लीजिए या डायग्राम बना लीजिए, जो आपको सही हो गया भाई। ठीक, तो अब चलिए इसके बाद अगला टॉपिक जो है उसको हम लोग देखते हैं।
अगले टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये कहां से आ गया? मैंने कहा देखो, जब कहीं आप चार्ज रखते हो ना और इन्फिनाइट से या कहीं से भी आप कोई दूसरे चार्ज को लेकर के आते हो, यूनिट चार्ज को हिलाते हो, तो चार्ज को लाने में आप वर्क डन करते हो नहीं करते हो? और वह वर्क डन उस चार्ज के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल एनर्जी तो सुने हो ना, जैसे ये बॉडी है, इसको आप यहाँ से इस हाइट तक ले जाइए तो इसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी जिसका है mgh। याद आ रहा है नाम? पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके से होती है, जैसे एक रबड़ है, इलास्टिक है, उसको आप खींच रहे हो तो उसके अंदर जो एनर्जी आ जाती है वो भी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी शेप में चेंज करने से आती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लेस में चेंज करने से आती है, हाइट में चेंज करने से आती है। उसी तरीके से जब हम लोग चार्ज को ले कर के आते हैं तो चार्ज को लाने में हम लोग वर्क डन करते हैं, और वह वर्क डन स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। बात समझ में आ गई? When we move any charge at that time, we having some work done, and that work done is stored as a potential energy. This potential energy is called electric potential energy. जब हम लोग चार्ज को मूव करते हैं तो चार्ज को मूव करने में, चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही क्यों ना मूव करना पड़े, चार्ज को मूव करने में हम लोग वर्क डन करते हैं, और वह जो वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने के दौरान, उस वर्क डन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? क्योंकि वही वर्क डन ही क्या होता है? एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब होता क्या है, जैसे मान लो, अब इसी का हम लोग डेरिवेशन भी कर लें फार्मूले का। तो हमने कहा कि वी हैव अ चार्ज, इधर से कोई मतलब नहीं है, मिटा देना इसको, ठीक। वी हैव चार्ज Q1 and take a point P। मान लीजिए अपने पास चार्ज Q1 है और Q1 से R दूरी पर एक पॉइंट P। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा भैया? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। वी मूव चार्ज Q2। अब हम चार्ज Q2 को लेकर के आए तो V इक्वल टू W इंटू Q होता है, और ये जो Q होता है जो चार्ज लेके आते हैं उसके हिसाब से होता है। क्लियर है? V इक्वल टू W/Q होता है, सॉरी, हाँ, W/Q, और ये जो Q होता है वो जो चार्ज ले करके आते हैं उसके आधार पे होता है। यानी इस पॉइंट पर हम लोग Q2 चार्ज को लेकर के आए, ठीक है, तो V इक्वल टू W/Q2, Q2 का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। और ये जो V का वैल्यू आया है यहीं पे क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, पुट V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R इक्वल टू W। यही वर्क डन का फार्मूला है और यही आपके पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी मैंने बता दी कि जब भी कहीं से किसी भी चार्ज को लेकर के आते हैं
तो चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन जो स्टोर होता है वो एनर्जी के फॉर्म में होता है। हमने कहा मेरे पास एक Q1 चार्ज है, ये देखिए कुछ दूरी पर पॉइंट P है, इसका पोटेंशियल इतना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Q2 चार्ज को कहीं इन्फिनाइट से लेकर के आ रहा हूँ। जब Q2 चार्ज को ला रहा हूँ तो पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q2। यहाँ पर वो चार्ज लिखते हैं जो ले करके आते हैं और यहाँ पर वो चार्ज लिखते हैं जो अंदर रहता है। फिर हमने क्या किया, ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो V है, V का वैल्यू यहाँ आया है, उस वैल्यू को रख दिया, वर्क डन का वैल्यू निकल आया। यह वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो फोटो क्लिक कर लीजिए और लिख लीजिए।